राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। अगले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने आज तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनावों में 824 सीटों के लिए 18.6 करोड़ वोटर मतदान करेंगे। आपको बता दें कि असम में 3 चरणों में मतदान होंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान किया जाएगा। बाकी केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान होंगे। ये मतदान 6 अप्रैल को होंगे, जिनके नतीजे 2 मई को आएंगे। चुनाव आयुक्त प्रमुख सुनील अरोड़ा ने कहा कि सभी मतदान सीसीटीवी की निगरानी में किए जाएंगे और लोगों की सुविधा के लिए सभी पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर ही होंगे। सभी राज्यों में वोटिंग बूथों पर सीआरपीएफ की तैनाती होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वोटिंग कैंपेन के दौरान उम्मीदवार के साथ केवल 5 लोगों को ही डोर टू डोर जाने की अनुमति होगी। कोरोना को देखते हुए इस बार वोटिंग करने का समय 1 घंटे बढ़ाया गया है। For all the by-elections to all the states, we have the figures as follows. We have the number of vacancies, etc. I can tell you, but in all it is 18 plus 4. All the constituencies shall be issued separately by Election Commission. Before I conclude this press conference, I should like to place on record the fact that as a citizen, one always respected and looked up to the institution of the Election Commission. Having been inside now for more than 4 years, I think one almost reveres it. I'm thankful to my family and friends, my brothers and sisters who have all been with me, and very, very thankful to both the commissioners. बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1700 स्वास्थ्य उपकेंद्र को टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। बजट सत्र 2021-22 के दौरान सदन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में 1700 स्वास्थ्य उपकेंद्र को टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई है। इससे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हम लोग जो जोड़ रहे हैं टेलीमेडिसिन से, तो आप समझ लीजिए कि 1700 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान की गई है। जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इनसे सबको जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए बाल हृदय योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत बच्चों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसके लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद के साथ MOU हो गया है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों, हार्ट में किसी को छेद है, बच्चा जन्मे, वो रहेगा नहीं। अब उसके लिए बहुत अच्छा एक बाल हृदय योजना लागू की जा रही है और इसके लिए एग्रीमेंट हो गया प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन राजकोट अहमदाबाद, MOU उनके साथ हो गया। वो मुफ्त में इलाज करते हैं। हम लोग ऐसे बच्चों को यहाँ से सरकार की तरफ से भेजेंगे, वहाँ ट्रीटमेंट मुफ्त में होगा, उसका ध्यान रखेंगे और वहाँ से फिर उसको घर पहुँचाएंगे। श्री संजय अग्रवाल प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल का निरीक्षण किया तथा टीकाकरण की प्रगति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कोविड का टीका भी लिया और लक्षित समूह से चरणबद्ध टीका लेने की अपील की। भोजपुर के जिला पदाधिकारी ने जगदीशपुर प्रखंड स्थित नयका टोला मोड़ के पास भोजपुरिया हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर DDM, नाबार्ड, LDM, पंजाब नेशनल बैंक के वरीय पदाधिकारी, जगदीशपुर अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने नावकोठी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने RTPS काउंटर और आधार केंद्र पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की तथा सभी लंबित मामलों के अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया। खगड़िया के जिला अधिकारी ने संयुक्त कृषि भवन परमानंदपुर के परिसर में किसान मेला सह प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि तथा इससे संबद्ध क्षेत्रों के उत्कृष्ट उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई है। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में समरनालय स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार CH ने जिले के नरपतगंज प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय,
बाल विकास परियोजना, कृषि कार्यालय एवं आरटीपीएस काउंटर एवं विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने नगर क्षेत्र अंतर्गत मत्स्यगंधा झील के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई को सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के सुभानपुर ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। अरवल के जिला पदाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शी ने 3 मार्च 2021 से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में बैठक की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने कृषि, मत्स्य, हैचरी, डेयरी, पोल्ट्री और हर्बल प्लांटेशन आदि के क्षेत्र में जिले को बेहतर बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार में 22 फरवरी से बिहार पुलिस सप्ताह 2021 समारोह चल रहा है, जिसमें समापन परेड के आयोजन के दौरान आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने समारोह में कई पुलिस अधिकारियों को पदक देकर सम्मानित किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस के ऊपर लोगों की सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें राज्य पुलिस बेहतर भूमिका निभा रही है। ये एक बहुत अच्छा काम है। आप इस अवसर पर इस पुलिस सप्ताह में अनेक प्रकार का काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। और अभी जो हमारे डीजीपी साहब बता रहे थे कि कई प्रकार से लोगों को यहाँ प्रशिक्षित किया, कई विशेषज्ञों को बाहर से बुलाते हैं, दूसरी जगह के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाते हैं, जिनको विशेष किसी खास बात का अनुभव होता है, तो वैसे लोगों से भी अपने यहाँ सब लोगों को जानकारी दिलाते हैं। वेबकास्टिंग के माध्यम से भी लगभग 10,000 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का इन शैक्षणिक सत्रों के माध्यम से ज्ञानवर्धन किया गया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और पुलिस का जो दायित्व है, बहुत बड़ी भूमिका है। संविधान में उनके लिए प्रावधान किया गया, लोगों की रक्षा करना और पूरे माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करना, अपराध को नियंत्रित करना, समाज का माहौल बेहतर बनाना, इस काम में पुलिस बल की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों की सुरक्षा करना, अनेक प्रकार के काम। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए और भी जो पद की जरूरत है, उसको इसके लिए प्रस्ताव दीजिए और इसको स्वीकार किया जाएगा, ताकि ज्यादा और पुलिस कर्मियों की बहाली हो, पुलिस अधिकारियों की बहाली हो। तो ये सब काम के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं हम लोगों ने पुलिस के लिए कितना काम किया गया है। आप सबको मालूम है, पहली बार महिला बटालियन का गठन किया गया और बिहार में जब अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% के ही आसपास है और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का भी गठन किया गया। और आप जानते हैं कि हर जिले में महिला थानों की स्थापना की गई। तो हर प्रकार से हम लोगों की कोशिश है कि पूरे तौर पर सारा का सारा काम हो जाए। देश में कोई ऐसा राज्य हो जिसमें 23% तो अभी हो गया और मुझको पूरा भरोसा है कि अगले 4-5 वर्षों में ये 30% से अधिक और 35% की जगह प्राप्त कर लेंगे। अब कितनी महिलाएं हैं आप देख रहे हैं, हम तो सब जगह जाते हैं और कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं कि पुलिस बल में महिलाएं खड़ी हैं। हम लोगों को सचेत करते रहते हैं। हमने कहा कि पहले देखा था कि पुलिस में इतनी महिलाएं रहती हैं, जरा देख लीजिए यहाँ जितनी महिलाएं हैं आपको कहीं महिलाएं नहीं दिखेंगी। और समाज में प्रेम का, भाईचारा का और शांति का वातावरण रहे, आपस में सद्भावना का वातावरण रहे, सौहार्द का वातावरण रहे, इसके लिए हर प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है और पुलिस बल में ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जिस तरह से पहले क्या माहौल रहता था, सांप्रदायिक टकराव का, कितने दंगे हुआ करते थे, अब उसके बाद पुलिस बल ने बिहार में ऐसी अच्छी भूमिका निभाई है। और सब लोग गड़बड़ नहीं करते, कुछ ही लोग इधर से उधर करके
कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वैसी परिस्थिति, और चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, मैं लोगों को भी बधाई देता हूं कि वो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहते। चंद लोग हैं जो बीच में पड़ के ये सब धंधा करना चाहते हैं, चंद लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो पुलिस बल की भूमिका होती है उसमें काफी अच्छे ढंग से वो काम करते हैं और मामले को बढ़ने नहीं देते हैं। कितना मेहनत करते हैं, कहीं पर कुछ घटना घट गई, किस तरह से पुलिस बल के लोग जा करके लोगों के बीच में काम करते हैं और कहीं से कोई टकराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कोशिश करते हैं। तो मैं तो इसके लिए पुलिस बल को बधाई देता हूं। पटना मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पीएमसीएच के ऑडिटोरियम में 96वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पटना में किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पीएमसीएच को आधुनिक बनाने की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और पीएमसीएच के चिकित्सक विश्व भर में फैलकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करके ही दम लेंगे। यदि बिहार आज इन सारे मामलों में पूरे देश में उदाहरण बन के प्रस्तुत हो रहा है, आज पूरे देश में बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है कि बिहार ने कैसे कोरोना को नियंत्रित किया, कैसे ट्रीटमेंट किया, कैसे आइसोलेट किया, कैसे हाउस टू हाउस सर्वे किया, कैसे एक एक लोगों को खोज के निकाला। आज बिहार एक मॉडल बन गया है। नीति आयोग में भी इसकी चर्चा हो रही है कि बिहार मॉडल को समझने की कोशिश होनी चाहिए। आज बिहार ने यदि सम्मान अर्जित किया है, आज बिहार यदि मॉडल बना है तो वो आप लोगों के कारण बना है, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के एक एक स्वास्थ्य कर्मियों को मैं सैल्यूट करता हूं। आज उन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। मैं आप सब चिकित्सा कर्मियों के सामने कहना चाहता हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी मिली है। मैं जब तक जीवित हूं स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सकों के मान सम्मान पर तली भी आंच नहीं आने दूंगा और यदि आपकी गरिमा को कोई गिराने की कोशिश करेगा तो मंगल पांडे उसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता है, मुंह तोड़ जवाब देगा, हर मोर्चे पर देगा। और स्वाभाविक रूप से पीएमसीएच से पास कोई डॉक्टर कहीं भी जाके इलाज करता है तो उससे हमारे बिहार की गरिमा बढ़ती है और इन 96 वर्षों में पीएमसीएच ने बिहार के गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए संपूर्ण परिवार को हृदय से मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व पीएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा कि पीएमसीएच का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। तो वहीं इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यूरो चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज कंपाउंड में खुलेगा, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पटना मेडिकल कॉलेज एक बड़ा नामी कॉलेज था, है अभी भी है, ये नहीं है इसकी नाम खत्म हो गया है, बहुत नामी था। और आप लोग हम लोग सब इसी के स्टूडेंट हैं, यहीं से पास किए। समय के बहुत लंबा जब किसी चीज़ का हो जाता है, जैसे चीज़ पुरानी हो जाती है, इंस्टीट्यूशन भी पुराना हो जाता है और लोग उसमें इंटरेस्ट कम लेने लगते हैं। और वही हुआ पटना मेडिकल कॉलेज में। इस पटना मेडिकल कॉलेज को एक नया रूप दीजिए, एक नया मेडिकल कॉलेज बनाइए। और इस बार जैसे पांडे जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक नया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, काफी बड़ा 400 बेड का और नामी हॉस्पिटल होगा। देखिए चिकित्सकगण गोपाल जी का स्वागत कर रहे हैं, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी का। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विद्यापति चौधरी, प्रिंसिपल पटना मेडिकल कॉलेज। तो विद्यापति जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत खुशी है कि अपने एक सम्मानीय शिक्षक को हम सम्मानित कर रहे हैं आज कॉलेज फाउंडेशन डे में, जो कि हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इनको बहुत बहुत स्वागत है और नमन। पीएमसीएच का स्थापना दिवस समारोह है और आप बड़े चिकित्सक डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी पीएमसीएच के वरिष्ठ प्राध्यापक रहे हैं। आज के दिन क्या कहना चाहिए? कोरोना भी है और पीएमसीएच का स्थापना दिवस और वरिष्ठ डॉक्टरों का जमावड़ा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कोरोना दिवस के बावजूद हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक सीमित दायरे में एक उत्साहवर्धक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। खुशी होती है क्योंकि हम लोग पीएमसीएच के जर्रे से जुड़े हुए, हृदय से जुटे हुए हैं। इसे लगता है कि आज हम लोग का बर्थडे है, पीएमसीएच नहीं, हम लोग का बर्थडे है। इस जमीन से जो भी निकला है उसका बर्थडे है। पीएमसीएच लगातार इस बर्थडे में अपनी लंबी आयु खींचते हुए दुनिया का दिग्दर्शन रास्ता दिखावे, यही इच्छा है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूरो चिकित्सक जिनका पूरा देश में नाम है, डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल जी
सर, कोरोना पुनः बढ़ रहा है। मुंबई फिर हॉट स्पॉट बन गया है। कोरोना से कैसे बचा जाए और मस्तिष्क की बीमारी, न्यूरो की जो बीमारी है, उसकी क्या स्थिति है, थोड़ा बताएं। कोरोना का स्ट्रेन भी बदल रहा है और स्ट्रेन बदलने की वजह से इसको पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है। स्ट्रेन बदलना कोरोना वायरस की आदत है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो स्ट्रेन बदलता है। मगर जो उससे बचाव के जो 2-3 तरीके हैं, मास्क लगाओ, दूरी मेंटेन करो और हाथ साफ रखो, ये कोई भी स्ट्रेन आएगा तो ये सिस्टम ही बचाएगा। वैक्सीनेशन भी है लेकिन ये सिस्टम हमेशा आपको किसी भी स्ट्रेन से बचाएगा। और डॉक्टर साहब ये बताएं, न्यूरो के मरीजों की संख्या भारत में क्या है और कितने प्रतिशत लोग इस बीमारी से ग्रसित है और क्या उपाय है? कोरोना से ठीक हो जाने के बाद भी, जब कोरोना से ठीक हो जाता है मरीज, तो कई एक पेशेंट ऐसे हैं जो दोबारा लौट के आते हैं दूसरे बीमारियों के साथ। कोई किडनी का रोग लेके आता है, कोई फेफड़े का रोग लेके आता है और ब्रेन का भी रोग लेके आते हैं। ब्रेन में सबसे कॉमन दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन है कोरोना के ठीक हो जाने के बाद भी। एक ये है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त हो जाता है, उसकी याददाश्त में कमी आ जाती है और वो उसका इलाज करना पड़ता है, धीरे धीरे वो बेहोश हो जाता है और उसका मौत हो जाती है। दूसरा एक ग्रुप है कोरोना से अफेक्टेड मरीजों का, वो है स्ट्रोक का। सर्कुलेशन स्टॉप कर गया, सर्कुलेशन चोक कर गया और ब्रेन में कोई एरिया मर गया उसका, तो उसको जो स्ट्रोक बोलते हैं, लकवा, वो हो जाता है और उसको रोकने में बहुत दिक्कत होती है और वो खतरनाक है। ये दोनों खतरनाक रोग कोरोना से ठीक होने के बाद भी एक रोग का ग्रुप है जो कि कोरोना में आता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो आज न्यूरो बीमारी से ग्रसित है, मस्तिष्क की बीमारी? की बीमारियां ब्रेन से संबंधित हैं, तो सर का दर्द भी बहुत बड़ा रोग बन चुका है और ये सब मिला जुला करके मेरे एस्टिमेट में तो कम से कम 60-70% लोग ऐसे हैं कि छोटे से बड़े से छोटे किसी न किसी न्यूरो के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। इससे कैसे बचाया जाए डॉक्टर साहब? अब तो हर एक रोग का अलग अलग बचाव है। मिर्गी का अलग है, सर के दर्द का अलग है। सर के दर्द का बहुत से कारण होते हैं, हर एक कारण का। माइग्रेन का है तो माइग्रेन का भी कारण निकालना होता है, बहुत से कारण से माइग्रेन का दर्द होता है। इतने छोटे समय में कहना मुश्किल है, मगर किसी को किसी के खाने से, किसी को स्ट्रेन से, किसी को धूप में जाने से, किसी को नज़र कमजोर होने से माइग्रेन पुश्तैनी भी होता है। तो माइग्रेन किस कारण से हो रहा है, उसका इलाज उस तरह से होता है और उतना ही लंबा फिर चलता है। हमारे साथ में PMCH से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी जुड़े हैं, कुछ साझा करते हैं PMCH के विषय में। सर, पहले का PMCH और अब के PMCH में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आज 96 एनुअल फंक्शन है आपका, क्या बदलाव आया, थोड़ा बताएं। बदलाव जो है वो प्रकृति का एक नेचर है, बदलाव होता ही है। उस बदलाव में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। हाँ, आज के लड़के अच्छे टेक्निक सीख रहे हैं, नए नए विज्ञान के बात सीख रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टरों में जो समाज के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, उसमें कमी है। इसलिए चाहिए कि डॉक्टरों को अच्छे वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ सोशली उनको कनेक्ट करना चाहिए लोगों से, जो प्रोफेशन और पेशेंट से इमोशनली जुटे और एविडेंस बेस्ड एक रैशनल ट्रीटमेंट दे गरीब को, जिससे सभी का भला हो। जो नए चिकित्सक आपके बन रहे हैं PMCH से, उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम एक बात बहुत जोर से बोलते हैं कि प्रोफेशन सब है और पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम डिफरेंट हैं। तो आप डॉक्टर हैं, आपका रिलेशन लोगों से बाकी प्रोफेशन से अलग है। आपके पास लोग दुख लेके आते हैं, उनका सहानुभूति से इलाज करें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। आज बिहार के एम्स में टेलीमेडिसिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। टेलीमेडिसिन यानी टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों का उपचार करना।
टेलीमेडिसिन से लोगों की दिनचर्या व डाइट में बदलाव के जरिए लोगों का इलाज किया जाता है। इस कार्यक्रम में क्लाउड हॉस्पिटल संस्था द्वारा स्कूली छात्रों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताया गया। देखिए राज सर्वप्रथम से संवाददाता मीर झा की रिपोर्ट। हर स्टूडेंट को इस तरीके का एक मंथली हेल्थ एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिससे हम उनके हर हेल्थ पे होने वाली और आने वाली आंच को देख सकेंगे, समझ सकेंगे और उसे प्रिवेंट कर सकेंगे। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को मंथली डाइट प्लान, मंथली एक्टिविटी एंड वर्कआउट प्लान, मंथली लंच बॉक्स सजेशन के साथ 1 कॉल एम्बुलेंस अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा उस सेंटर पर 11 तरीके के फिजियोथेरेपी की मशीन्स डिप्लॉय किए जाएंगे। हर कुछ दिन पे डेंटल एंड आई चेकअप कैंप्स कंडक्ट किए जाएंगे। फ्री प्रिलिमिनरी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाएगा एंड टीचर्स एंड स्टाफ के लिए सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। ये था क्लाउड हॉस्पिटल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो अभी मेरे साथ में जुड़ी हुई है डॉक्टर रीता। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन से क्या क्या सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। आज बृहद कार्यक्रम एम्स में संपन्न हुआ। लोगों के खान पान में, पहनावे में काफ़ी बदलाव आया है और सारे लोग तनाव में रहते हैं। इसलिए एक बीमारी है टीनिया, फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म। ये आज विश्व में सबसे कॉमन डिजीज हो गया है और इसके लिए जवाबदेह है लोगों का तरह तरह से स्टेरॉइड क्रीम का लगाना, कपड़ों में ऐसा कपड़ा पहनना जिसमें ज़्यादा पसीना दे। ज़रूरत इस बात की है कि आदमी स्टेरॉइड जो है अपने से नहीं लगावे और अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ, डाई हुआ, कांच में होता है, खास करके पूरे शरीर में गोल गोल आकृति बनती है, तो उसमें उचित दवाओं का सेवन करें। जैसे इट्राकोनाजोल है, उसकी गोली है, मलहम होता है, उसके लिए सही मात्रा में सही समय तक इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी बीमारी सोरियासिस है जो आजकल खास करके बहुत ज़्यादा लोगों में होने लगी है। इसमें मछली के चोटे जैसी आकृति पूरे शरीर में बन जाती है, खासकर माथे में, केहूनी पर, ठेहुना पर, इस सब में होता है और इसमें भी सही इलाज से ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। हम लोग की टेलीमेडिसिन की सुविधा दे रहे हैं एम्स के थ्रू, बट आज क्लाउड हॉस्पिटल जो एक संस्था है वो हमारे साथ जुड़ी है। टेलीमेडिसिन जो सुविधा है उसको और अच्छी तरह, अच्छे ग्रांड लेवल में और अच्छे बेहतर तरीके से और आम जन तक पहुँचाने के लिए। तो क्या इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और क्या क्या सुविधाएं हैं थोड़ा बताइए। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से पेशेंट का हम लोग इलाज करते हैं। 26 फरवरी को दिल्ली के पश्चिमी जिला के पुलिस मुख्यालय में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें अंसारी हॉस्पिटल के डॉक्टर आरबी सिंघल व सीपी सिंह की टीम ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस जांच क्रम में डॉक्टर्स ने पुलिस कर्मियों को बीपी व शुगर को किस तरह कंट्रोल करे उसके बारे में भी जानकारी दी। देखिए राज सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। ये सर हमारा कैंप है, जनकपुरी डीसीपी इसमें ऑफिस में कैंप लगा हुआ है। अंसारी हॉस्पिटल ये सागरपुर में है और ये हम CGHS पैनल पे काम करते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस और BSES हम लोग जो है इसमें, ये हमारा कैशलेस है और हमारे पास ये अंसारी हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और हम लोग अभी फ़िलहाल जो दिल्ली के जितने भी थाने हैं सभी के अंदर हम कैंप लगा रहे हैं। ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हमने अभी प्रोवाइड किया। अभी तक कितने कैंप लगा चुके हैं? हमारे अभी तक 10-11 कैंप हो चुके हैं और जिसमें हमारे पास फीडबैक सभी जगह से अच्छा ही आ रहा है। इसमें हम लोग एक तो आपका पहले हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं और आपका शुगर कर रहे हैं डायबिटीज़ वालों का, और आपका वेट हो गया, देन BP हो गया और पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ये भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर रखा है। मैं तो यही कहूँगा कि जी सभी ये कैंप का फ़ायदा उठाएं सभी लोग, जिससे हम लोग इसमें फ्री चेकअप कैंप में ये होता है जी आप सभी को अपना बॉडी का चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा लगाए गए पूसा कृषि विज्ञान मेला का आज दूसरा दिन है, जिसमें नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। आपको बता दें कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में विभिन्न राज्यों के किसानों और कृषि से जुड़े लोगों को आधुनिक कृषि, फसलों, बीजों और खाद के बारे में जानकारी दी जाती है। इस मेले में विभिन्न राज्यों के किसान और लोगों द्वारा प्राकृतिक साधनों से बनाई गई चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और उनके बारे में आम लोगों को जानकारी दी जाती है।
मेरे जितने भाई बहन आज कृषि विज्ञान मेला में शामिल नहीं हो पाए किसी भी कारण से, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि YouTube के माध्यम से या अन्य तकनीक के माध्यम से आप जुड़ें और यहाँ जितने भी नई खोज हो रही है और कैसे कैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका सामान निकलता है, उपजाऊ चीज़ें आप बनाते हैं, उसकी बिक्री कैसे हो सकती है, उस पे आप कैसे छोटी लागत से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब सीखने का आपको मौका मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय दुगनी करनी है, वो दुगनी तो आपकी मेहनत भी चाहिए और आपकी समझदारी भी चाहिए। तो आप सबकी सूझबूझ के साथ जो संस्थापक से लेकर अधीक्षक और अन्य टीचर्स आदि जो पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनकी मदद से ये संभव हो पाएगा। तो आपस में अच्छे रिश्ते रखिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल के देश को आगे बढ़ाइए। यह मेला एक वार्षिक मेला है, इसको हम कृषि कुंभ कहते हैं, हर वर्ष लगाया जाता है। पूरे देश से किसान आते हैं यहाँ पर और यहाँ की जितनी उन्नत तकनीकियाँ हैं और अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, उनका प्रदर्शन देखते हैं, ज्ञान लेते हैं और उसके बाद जा कर के अपनी कृषि की उत्पादकता बढ़ाते हैं, अपना लाभ बढ़ाते हैं। मुख्य कार्यक्रम हमारा होता है, इसमें कई IRI फेलो फार्मर, जिनको हम किसान प्रोफेसर कहते हैं, उनका भी चयन करते हैं। तो 5 किसान ऐसे चयनित किए गए हैं और 35 किसान इनोवेटिव फार्मर्स या जिनको हम नवोन्मेषी किसान कहते हैं, उनका चयन किया गया है, जो कि IRI या पूसा संस्थान के दूत के रूप में पूरे देश में यहाँ की तकनीकी ज्ञान लेकर के जाते हैं और इसका फ़ायदा सभी लोगों को देते हैं। IRI पूसा का जो कृषि मेला ये परंपरागत है, कई वर्षों से इसका आयोजन होता आ रहा है और हमारे दूर दराज के पूरे देश के किसान इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ से बहुत कुछ सीख करके वो जाते हैं। इसमें उन्नत किस्म के बीज और प्लांटेशन और खेती के नए नए तरीके, जैसा मैंने अभी ये पूसा फॉर्म सनफ्रीज देखा, ये उन जगहों में बड़ा कारगर है जहाँ पर बिजली नहीं है। दूर दराज के गांव में, राजस्थान में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, बिजली नहीं होती तो वहाँ किसान फसल पैदा करता है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो फसल बहुत जल्दी उनकी मुरझा जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों को एक बेनिफिट दिया है और इस फ्रीज में हमने देखा कि सारी चीज़ें फ्रेश है। यहाँ 4 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, जिससे कि 4 डिग्री में सभी जितनी भी हमारी कृषि की वेजिटेबल्स होती हैं वो पूरी फ्रेश रहती हैं। यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता हुई है। पिछले लगातार मैं 5 साल से यहाँ विज़िट कर रहा हूँ। इस बार पिछले सालों की तुलना में मैंने पाया है कि भीड़ कम है लोगों की कोविड के कारण। अदरवाइज़ जो डॉक्टर हैं सभी सहयोगी हैं, हमारे सहयोग करते हैं, फसलों की अच्छी जानकारी देते हैं। मैं लगातार पिछले 15-20 साल से गेहूं और धान की खेती करता हूं, उसमें मेरे को निरंतर काफ़ी उपयोग हुआ है और पूसा यूनिवर्सिटी द्वारा लेके गया हूं बीज है, वो मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे राजनाथ सिंह ने आईएएफ के अभूतपूर्व साहस और शौर्य को किया सलाम। मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास मिली जिलेटिन की 20 छड़ें, मुंबई पुलिस कर रही है जांच। देश में कोरोना के मामलों में फिर आई उछाल, 16,577 नए मामले दर्ज। मेट्रोमैन श्रीधरन औपचारिक रूप से भाजपा में हुए शामिल, बोले यह जीवन का सबसे महान क्षण है। कोकीन के आरोप में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी का दावा, राकेश सिंह ने मुझे फंसाने की रची साजिश। मुख्यमंत्री चौहान की मध्य प्रदेश की जनता से अपील, बोले वे महाराष्ट्र की यात्रा से बचें। यूपी के अमेठी में डबल डेकर बस पलटने से 25 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का शानदार आगाज, दूसरे दिन ही इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान की शूटिंग शुरू करेंगे सलमान खान। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।